वेलकम स्टूडेंट। आज जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले जो है ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक पाथ लें जहाँ पर जो है वन और दूसरे जो पाथ है ए बी तक की थर्ड पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। मतलब ये हुआ कि जो अगर हमें जो है इस पाथ पर वर्क करना है, एक सीधे वर्क करना है और एक इस पाथ पर वर्क करना है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब जो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पथ फॉलोड बाय द एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट पर पथ पर जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो है ये जब हम भी वर्क लेते हैं वो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स होता है। वर्क जो हमारी होगी वो इंटीग्रेशन साइन है एफ इंटू डी एल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहले कंडीशन में अगर ए से बी तक लिया जाए तो जो वर्क ए टू बी होता है, दूसरे कंडीशन में ए टू बी और तीसरे कंडीशन में ए टू बी जो होते हैं वो तीनों कंडीशन में जो वर्क होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। इसी तरीके से जो इसका इंटीग्रेशन लिया जाता है वो भी इंटीग्रेशन सेम होता है। अब हम दूसरे कंडीशन में देखें, अगर ये कहा जाए कि पाथ को जो है इस तरीके से ए टू बी ले जाया जाए या जो है और बी टू ए जो है वापस अगर वर्क किया जाए तो जो टोटल पाथ होगा एक क्लोज सर्किट के लिए वो 0 होगा। मतलब टोटल जो वर्क लिया जाएगा वो जैसे ए से बी गए, फिर हम जो है उसी पॉइंट पर अगर चले आते हैं तो क्लोज जो है कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क जो होता है वो 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए वर्क ए टू बी लिया गया प्लस बी टू ए लिया गया, तो पहले जो है डायरेक्शन वो कैसी थी, प्लस थी। दूसरी डायरेक्शन जो अपोजिट वर्क लिया जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टोटल वर्क जो होगा यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन देना चाहें तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये कहा सकता है कि द फोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फील्ड, मतलब इस प्रकार के फील्ड में जो फोर्स जो है लगता है आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम तो एग्जाम्पल में मिलेंगे हमें। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जिसे हम हिंदी में जो है विद्युत स्थैतिक बल फोर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण बल। इलास्टिक फोर्स जिसे हम प्रत्यास्थ बल भी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये सब ये सभी जो होते हैं जो है एक तरह से ये कहा जाए ऑल द सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। वो जो होते हैं नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं इस तरह के फोर्स।
अब देखिए, जैसे अगर इसके जो है एक एग्जांपल के रूप में लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इफ, जैसे हमारे पास इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है अगर एक बॉडी यहाँ पर रखी गई है और इस बॉडी को सीधे उठाकर हम ऊपर की ओर रख देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक। तो इस कंडीशन में या एक बॉडी ए रखी गई है, इसे थोड़ा सा जो है हॉरिजॉन्टल एंगल पर एक इस तरह से हम रख दें जो थीटा एंगल पर उठा के रखा जाता है। इसी तरीके से जो है एक इस बॉडी को अगर इस तरीके से अगर प्लेन है, सीढ़ी हम जानते हैं, सीढ़ी पर रख दिया जाए यहाँ पर बी, इसी तरीके से एक जो है इस तरह से घुमाव रास्ता है और यहाँ पर हम इसको रखते हैं ए को बी से। तो इन जो है ए बी पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट, तो इन चारों पॉइंटों पर हमें जो वर्क करना होगा उसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए तो जो एफ होगा, फार्मूला होता है एफ इंटू एस। तो यहाँ पर जो हाइट अगर ली जाए, ये हाइट एच हो, तो पहले कंडीशन में जो हमारा एफ जो हो जाएगा, ऊपर उठा रहा है तो एम जी को उठा रहा है, तो एम जी, और ऊपर की ओर जो डायरेक्शन में जा रहा है वो हो गया एम जी एच। ये हमारा जो है पहले कंडीशन के लिए हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे कंडीशन में W इक्वल टू हम जानते ही हैं, फार्मूला होता है हमारा F इंटू एस। अब यहाँ पर इसको उठाया जो जा रहा है दूसरे कंडीशन में, तो एफ एम जी हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट है साइन थीटा के साथ है, तो चूंकि ऊपर की ओर है तो एम जी साइन थीटा इंटू ये डिस्टेंस अगर जो पूरा लिया जाए तो अगर L डिस्टेंस हो तो इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा L, और L इक्वल टू हम जानते हैं, अगर हम यहां से जो है थीटा की वैल्यू देखें तो इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि ऐसे है, तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से ले तो ये वैल्यू एच हो गई, और यहाँ पर 90 साइन थीटा इक्वल टू निकाला जाए, साइन थीटा इक्वल टू, तो हमारे पास जो है फार्मूला हो जाता है एच इंटू ये डिस्टेंस तो एल हो गया, तो यहाँ पर जो है एच अपान एल, और यहाँ से एल इक्वल टू हम निकालना चाहें तो एच अपान साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से जो एल इक्वल टू हम निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू एच अपान साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमें सेकेंड जो वैल्यू मिल जाएगी वो एम जी एच मिल जाएगी। इसी तरीके से तीसरे कंडीशन में भी हम अगर देखें तो अलग अलग स्टेप के लिए देखें अगर तो जो है सबके लिए H1 H2 S3 जो है सबके अलग अलग स्टेप हैं, तो पहले पे जो वर्क होगा वो H1 हो जाएगा, फिर H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड कंडीशन में अगर देखा जाए तो W इक्वल टू एफ इंटू एस के लिए एम जी हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सभी H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डॉट डॉट एन तक हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये कहा जाए कि ये टोटल हाइट जो है वो H है, तो यहाँ पर हमें जो वर्क मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, एम जी एच मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम चौथे कंडीशन में भी अगर देखें तो वर्क जो होगा हमारा एफ इंटू एस, ये फार्मूला ही है,
एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, mg। और जो ये हमारा जो पथ है, अगर आप यहाँ पर एक छोटा डिस्टेंस मान लें, डिस्प्लेसमेंट ds, और ये टोटल जो डिस्टेंस होगा वो तो हाइट होगी, तो यहाँ पर जो है mg और ये जो है हमारा ds डिस्टेंस का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो mgh मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन चारों कंडीशन में W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4, मतलब चारों पद पे वर्क की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, कोई भी चेंज वहां पर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A से B तक जो है हमेशा जाने पर जो वर्क होता है वो हमारा mgh होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर वही ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर फिर जो है अपने नीचे वर्क पे आता है, तो ऊपर जाता है तो जो वर्क करता है वो क्या हो जाता है, mgh माइनस डायरेक्शन में, और जब ऊपर से नीचे आता है तो वही सेम चीज़ें जो होती हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर जब भेज रहे थे तो ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, अपोजिट वर्क कर रहे थे, लेकिन वही जब नीचे आता है तो ग्रेविटी के साथ काम करता है। तो आज जो हम देखते हैं कि जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड में और कंजर्वेटिव फोर्स में जो होता है कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में समझेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव अगर बात की जाए तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो ये कहा जा सकता है कि ये ऐसे फोर्स होते हैं जहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर और फिर जो है इस रास्ते जाने पर, अगर नॉन कंजर्वेटिव में W1 ये है और W2 ये है, तो इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज नॉट इक्वल, यहाँ पर जो वर्क होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो पथ पर डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो वर्क हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो वर्क हो रहा है, दोनों के पाथ क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए जो इनकी वर्क की वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी। ये कंडीशन जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव में होती है। लेकिन जब हम कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं तो यहाँ पर ये पथ पे डिपेंड जो होता है वो नहीं करता है, पथ कैसा भी हो। लेकिन जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ऊपर भेजते हैं तो चाहे वो पथ थीटा से लिया जाए या सीधे डायरेक्ट ऊपर भेजा जाए या राउंडिंग में लिया जाए, सभी भी कंडीशन में जो वर्क होगा वो mgh होगा। लेकिन जब हम नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो इसमें जो है ऐसा नहीं होता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हुआ, या हमारा रिटार्डेशन हुआ, तो यहाँ पर ये अलग अलग जो फोर्स लगते हैं उसमें जो है टोटल वैल्यू जो होती है वो जीरो नहीं होती है। यहाँ पर जो ये पथ पे डिपेंड करता है, यह इन दोनों में डिफरेंस था। तो नॉन कंजर्वेटिव में आपको बता दिया गया कि इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज नॉट इक्वल टू W1 and W2. It means the path A to B is not equal to A to B on other side, or path 1 and 2 in conservative.
इसको आप नोट कर लेंगे, इसके नोट्स को बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।